Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today we are talking about the chemical properties of alkane. पहले हमने एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की थी। अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो डिफरेंट रीजेंट के साथ डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं आप कितने टाइप का दे रखा है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या होता है कि जो कार्बन मैथेन जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। और इसकी मैंने आपको यहाँ पर बेसिक रिएक्शन भी दे रखी है, जिसमें आप देखेंगे कि CnH2n+2 जो कि क्या होता है एल्केन का बेसिक फॉर्मूला होता है, और 3n+1+2 यानी हम इतने ऑक्सीजन जब लेंगे तो हमें क्या होता है NCO2 और n+1H2O मिलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ एल्केन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है 2/3n+1। तो हम यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। और ये भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इतने ये एल्केन लेते हैं और इतने अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें NCO2 और n+1H2O मिलते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हम मैथेन लेते हैं और 3/2 ऑक्सीजन्स लेते हैं, यानी हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। इसी तरह से जब हम मैथेन की ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें कार्बन ब्लैक मिलता है और वाटर मिलता है, जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, प्रिंटर में, इंक और इंक जेट में, इसमें ही इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन को हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब कॉपर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको अल्कोहल मिल रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है। और जब हम यहाँ पर मैग्नीज CH3CO2 मैग्नीज की प्रेजेंस में जब हम करवाते रिएक्शन तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन समझ लीजिए या कंट्रोल ऑक्सीडेशन समझ लीजिए, तो डिफरेंट रीजन की प्रेजेंस में ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जब हम ब्रांच्ड एल्केन की रिएक्शन एसिडिक केमिनॉल 4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल मिलता है। इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं आपसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि इसकी बेसिक रिएक्शन होती है। हम कहें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन जो होती है एल्केन की, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज या लाइट की प्रेजेंस में होती है। और फ्री रेडिकल में इंटरमीडिएट बनते हैं, जिससे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इस तरह से सबसे पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन में सबसे पहले हम बेसिक रिएक्शन ले रहे हैं, जिसमें कि एल्केन, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एल्केन जो होता है वो हेलोजन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड बन रहा है, जिससे और HX बन रहा है। और यहाँ पर X जो है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होती है उसमें 3 स्टेप प्रोसेस होता है, जिनमें सबसे पहला स्टेप होता है चैन इनिशिएशन स्टेप, सेकंड होता है चैन प्रोपागेशन स्टेप एंड चैन टर्मिनेशन स्टेप। चैन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन में या रिएजेंट जो होता है वो सबसे पहले चैन को स्टार्ट करने का काम करता है, जिसमें कि लाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं चैन प्रोपागेशन स्टेप। चैन प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है कि जो एल्केन होता है वो फ्री रेडिकल से रिएक्ट करके और आगे की रिएक्शन को कंटिन्यू करता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर जो एल्केन है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, जो हमें फ्री रेडिकल मिला था हेलोजन का, वो उससे रिएक्ट करके, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एल्किल फ्री रेडिकल आ गया, जो कि एल्किल फ्री रेडिकल आ गया। और यहाँ पर RX से क्रिया वो एल्किल हैलाइड बन गया और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन गया। इस तरह से यहाँ पर कई तरह की रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। और अब ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक कि चैन टर्मिनेशन स्टेप नहीं आ जाता। उसके बाद जब हम चैन टर्मिनेशन स्टेप की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, जो जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्री एल्किल रेडिकल जो होता है फ्री
जो ये हैलाइड रेडिकल है उसे रेड करके और एल्किल हैलाइड बना लेता है। इसी तरह से यहाँ पर जो एल्किल रेडिकल्स हैं वो मिलकर एल्केन बना लेते हैं और जो हैलाइड रेडिकल्स हैं वो यहाँ पर हैलोजेंस बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की। अब हम देखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल और इंटरमीडिएट। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेडिकल होता है वो एज ए इंटरमीडिएट बनता है, तो रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन होती है वो भी स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स पर डिपेंड करती है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है और रिएक्टिविटी कम होती है, और जबकि टर्सरी हाइड्रोजन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1 डिग्री एल्केन है, 2 डिग्री एल्केन है और 3 डिग्री एल्केन है, तो इनमें सब में क्या होता है, जो 3 डिग्री एल्केन का जो रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये मोर रिएक्टिव होता है। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब हम बात करते हैं कि रीजेंट्स में से कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन जो होता है वो रिएक्टिव सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। तो यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपैरेटिव स्टडी दी गई है, जिसमें कि सबसे पहले हम देखते हैं फ्लोरिनेशन के बारे में, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। तो सबसे पहले फ्लोरिनेशन की बात करें तो हमने देखा कि जो फ्लोरीन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मैक्सिमम रिएक्टिव होता है। सो फ्लोरिनेशन कैसी रिएक्शन होती है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है, और ये मेथेन की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन ब्लैक बनता है, यानी यहाँ पर फ्लोरिनेशन ना होकर यहाँ पर कार्बन ब्लैक बन जाता है। अगर हमें फ्लोरिनेशन कराना ही है तो हम क्या करवाते हैं, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिससे कि इनएक्टिव मीडियम बन जाता है, जिससे कि रिएक्शन जो होती है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद हम बात करें क्लोरिनेशन की। क्लोरिनेशन में हम देखते हैं कि रिएक्शन जो होती है वो लेस रिएक्टिव होती है अगर हम कंपेयर करें फ्लोरिनेशन से, तो हम देखते हैं कि ये लेस रिएक्टिव होता है और इसकी रिएक्शन जो होती है स्लोअर होती है देन फ्लोरिनेशन। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर मैथेन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं, मैथेन क्लोरीन की अगर हम एक्सिस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, मैथेन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके मैथिल क्लोराइड बनाएगा, उसके बाद मैथिल डाइक्लोराइड बनाएगा, उसके बाद मैथिल ट्राइक्लोराइड बनाएगा और फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रीजेंट अगर मैथेन जो होता है उसको हम मैथेन जो होता है उसका एक्सेस लेते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन केवल क्लोरिनेशन में ही कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम बात करें ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन सेम एज क्लोरिनेशन की तरह ही ब्रोमिनेशन की रिएक्शन भी होती है। उस तरह अब हम आते हैं आयोडीनेशन में क्या होता है, आयोडाइजेशन में क्या होता है, इसकी एक्टिव एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है और इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होती है। जैसे कि हम देखें यहाँ पर मैथेन की प्रेजेंस में अगर हम मैथेन और आयोडीन की रिएक्शन करवाते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, मैथिल आयोडाइड बनता है। और इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि एथिल की रिएक्शन जब हम आयोडीन से करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एथिन की रिएक्शन जब हम आयोडीन की करवाते हैं CaO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमें एथिल आयोडाइड मिलता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हैलोजनेशन की रिएक्शन कंप्लीट होती है और ये रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसकी मैकेनिज्म इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन जो होता है वो इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी क्या होता है, एल्केन आपको पता है कि एल्केन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये कहें कि हम ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, और इसलिए ये क्या होता है, इनके लिए रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर या यूवी लाइट रिक्वायर होता है। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हम एल्केन की रिएक्शन जो होती है वो कंसनट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में और हाई टेम्परेचर या वेपर फेज में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन मिलता है। और इसकी मैकेनिज्म भी कैसी होती है, फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले HNO3 जो होता है वो HNO3 हाई टेम्परेचर में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रो जो होते हैं वो चैन इनिशिएशन स्टेप में हमें ये मिलता है फिर रेडिकल। उसके बाद फर्दर ये एल्केन से रिएक्शन करके सबसे पहले जो OH रेडिकल होता है वो यहाँ पर हमें
एल्किल रेडिकल देता है और फिर ये फर्दर रिएक्शन करके और हमें नाइट्रो एल्केन देता है, जिससे कि चेन प्रोपागेशन स्टेप कंप्लीट होता है। इसमें क्या होता है, फर्दर ये रिएक्शन कर करके और इस तरह से हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाता है। और फिर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है। चेन टर्मिनेशन स्टेप में हम यहाँ देखेंगे कि एल्किल फ्री रेडिकल जो होता है वो नाइट्रो फ्री रेडिकल से रिएक्शन करके और नाइट्रो एल्केन बना रहा है, और जो एल्किल रेडिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करके और क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एल्केन बना रहे हैं। और इस तरह से ये चेन टर्मिनेशन स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर नाइट्रेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में क्या होता है, जब हम एल्केन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 और SO3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, जिसे कि हम ओलियम भी कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराने पर यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनेशन कंप्लीट होता है और हमें सल्फोनिल एल्किल सल्फोनेट मिलता है। इसी तरह से और जो ये रिएक्शन होती है ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोसल्फोनेशन की। क्लोरोसल्फोनेशन जो होता है एल्केन का, उसे हम रीड रिएक्शन भी कहते हैं। और रीड रिएक्शन को मैंने आपके लिए इसकी वीडियो मैकेनिज्म जो होती है वीडियो में बनाकर दी हुई है आपको, आप उसमें डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं इन शॉर्ट, जब एल्केन की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड मिलता है। और एल्किल सल्फोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सोडियम एल्किल सल्फोनेट मिलता है, जिसका यूज़ एज ए डिटर्जेंट भी किया जाता है। उसके बाद हम करते हैं बात इंसर्ट ऑफ कार्बिन। जब हम मेथिल कार्बाइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि लोअर एल्केन से, इसका मतलब मेनली जो यूज़ होता है वो लोअर एल्केन को हायर एल्केन में कन्वर्ट करने में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रोपेन लिया है और जब हम कार्बन को इंसर्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ब्यूटेन मिल रहा है, यानी लोअर एल्केन से हायर एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एरोमेटाइजेशन और कैटालाइटिक रीट्रांजिशन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जब हम नॉर्मल हेक्सेन ले रहे हैं तो क्रोमिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये क्या होता है, यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जाता है, यानी रीअरेंजमेंट हो जाता है, या हम कहें रीट्रांजिशन हो जाता है। और इससे क्या मिलता है, हमें बेंजीन मिलता है, यानी हमें एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं। ऐसे ही नॉर्मल एप्टेन की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टोलुइन मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन की। यहाँ से क्या आइसोमराइजेशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं अनब्रांच्ड जो होता है वो ब्रांच्ड में कन्वर्ट हो जाता है एल्केन। तो यहाँ हम देख रहे हैं ब्यूटेन हमने लिया है और एल्यूमिनियम क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि अनब्रांच्ड एल्केन जो होती है वो ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ब्रांचिंग जहाँ पर इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या होता है कि जो एल्केन होता है उसका ऑक्टेन नंबर भी इंक्रीज होता है, जो कि क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है, इनका यूज़ किस में करते हैं, हम फ्यूल में करते हैं। और ये क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल बताता है। जैसे कि हम बात करें आइसो ऑक्टेन की, तो आइसो ऑक्टेन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और ब्रांच्ड आइसो ऑक्टेन जो मतलब ऑक्टेन जो होता है उसकी ऑक्टेन नंबर जो होता है वो कितना होता है, 100। जबकि हम बात करें नॉर्मल हेप्टेन जो कि ब्रांच्ड नहीं है, और तो इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। करते हैं पायरोलाइसिस की। पायरोलाइसिस में क्या होता है, पायरोलाइसिस से हमें पता है कि टेम्परेचर की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन जो होता है वो हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें मेथेन की, मेथेन जो होता है ये हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम एथेन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में और हाइड्रोजन में और मेथेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने देखी एल्केन की। और हम यहाँ बात करें स्पेशल पॉइंट्स, एक्स्ट्रा स्पेशल पॉइंट्स, मतलब हम देख सकते हैं कि और भी इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और या फिर हम देखें यहाँ पर जो मेथेन होता है वो मार्श गैस या फायर डैम्प भी कहा जाता है इसको। और जो मेथेन होता है वो 80% नेचुरल गैस और CNG में कितना होता है, ये 80% होता है। और जो कोल गैस होती है उसमें ये 40% मेथेन मिलती है। और जो कैलोर गैस होती है वो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। और LPG गैस जो होती है उसमें हम देखें ब्यूटेन और प्रोपेन भी मिलता है। और अगर हम मेथेन की रिएक्शन जो होती है वो H2O से करवाएं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन और इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में करवाएं तो हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। और अमोनिया और एल्युमिनियम
ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो भी हमें हाइड्रोजन साइनाइड मिलता है। इस तरह से ये टोटल प्रॉपर्टीज़ जो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ एल्केन की आपने देखी। आप बताइएगा अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस आपको डाल रही हूँ तो सबसे पहले जिससे कि आपको ये मिलेंगी। और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर आपके एनसीईआरटी बुक में आपके जो प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें हेल्प मिलेगी और आपको लर्न करने में भी आपको ईजी रहेगा। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Hello friends, welcome to my channel Chemistry Point. Today we are talking about the chemical properties of alkane. पहले हमने एल्केन के प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात की थी, अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो कि क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो डिफरेंट रीजेंट के साथ डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन देख रहे हैं आप कितने टाइप का दे रखा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पार्शियल ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो इसमें हम देखेंगे जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा उसमें क्या होता है कि जो कार्बन मेथेन जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। और इसकी मैंने आपको यहाँ पर बेसिक रिएक्शन भी दे रखी है, जिसमें आप देखेंगे कि CnH2n+2 जो कि क्या होता है एल्केन का बेसिक फार्मूला होता है, और 3n+1+2 यानी हम इतने ऑक्सीजन जब लेंगे तो हमें क्या होता है NCO2 और n+1H2O मिलते हैं। और वॉल्यूम ऑफ एल्केन अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू होता है 2/3n+1। तो हम यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। और ये भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इतने ये एल्केन लेते हैं और इतने अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमें NCO2 और n+1H2O मिलते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हम मेथेन लेते हैं और 3/2 ऑक्सीजन्स लेते हैं, यानी हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। इसी तरह से जब हम मेथेन की ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो क्या मिलता है, हमें कार्बन ब्लैक मिलता है और वाटर मिलता है, जिनका यूज़ हम किस में करते हैं, प्रिंटर में, इंक और इंक जेट में, इसमें ही इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन को हम कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में जब कॉपर और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपको अल्कोहल मिल रहा है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड मिल रहा है। और जब हम यहाँ पर मैग्नीज CH3CO2 और मैग्नीज की प्रेजेंस में जब हम करवाते रिएक्शन तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन समझ लीजिए या कंट्रोल ऑक्सीडेशन समझ लीजिए। तो डिफरेंट रीजन की प्रेजेंस में ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। जब हम ब्रांच्ड एल्केन की रिएक्शन एसिडिक केमिनोल 4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल मिलता है। इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं